लर्नर्स, वेलकम ऑन एसवीपीटी कोचिंग क्लासेस। तो आज से हम लूसेंट जीके स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए कहाँ कहाँ हेल्पफुल होने वाला है। तो यदि आप किसी भी प्रकार की स्टेट लेवल एग्ज़ामिनेशन, किसी भी प्रकार की पुलिस एग्ज़ामिनेशन, एमपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, फिर भारतीय सिविल परीक्षा हो गया, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हर एक सब्जेक्ट जो हिस्ट्री में आता है उसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता ही है। और जो हमारी कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन होती है, जैसे एसएससी हो गया, इन सब में लूसेंट से जीके कवर होता ही है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और आप हमारी वीडियो में लेक्चर बाय लेक्चर हम हमारी सारी लूसेंट बुक कवर कर लेंगे। इससे पहले कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि हम इसमें किस किस सब्जेक्ट का जीके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिस्ट्री का जीके, जिसमें आएगा प्राचीन भारत। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत आएंगे, प्रागैतिहासिक काल आएगा, सिंधु सभ्यता आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद मध्यकालीन भारत के जीके पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का जीके पढ़ेंगे। साथ ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जीके, जियोग्राफी से रिलेटेड जीके, इंडिया की जियोग्राफी से रिलेटेड जीके, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, उसके बाद भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से रिलेटेड जीके, जीव विज्ञान से रिलेटेड जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जीके। विविध में हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, भारत की प्रथम महिलाएं कौन क्या बने थे, भारत के प्रथम पुरुष, जैसे राज्यपाल कौन बना था पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा सब कुछ विविध में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रमुख समाधि स्थल है, भारत में कौन कौन से वाद्य यंत्र है और उनके वादक कौन हैं, भारत रत्न से किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, ये सब कुछ। साथ ही हम खेलकूद से रिलेटेड जीके पढ़ेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जीके पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आता है हमारा भारत का इतिहास। देखिए, इसमें मैंने पहले जो डार्क ग्रीन का हाइलाइटर आता है उससे यूज़ कर लिया था, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अब जो भी मैं ये जो लाइट ग्रीन का हाइलाइटर है उसका यूज़ करके हाईलाइट करने वाली हूँ, आप उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इतिहास से, हिस्ट्री से, ठीक है। ये लूसेंट जीके हम हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें यहाँ हमारे पास है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड जीके। स्टेप बाय स्टेप हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पे बताया गया है उत्तर में, मतलब नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, या भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय, मतलब उत्तर में, हमारे भारत के उत्तर में हिमालय से लेकर
दक्षिण में समुद्र तक जो फैला हुआ पूरा सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि उपमहाद्वीप क्या होता है। उपमहाद्वीप क्या होता है? ये उपमहाद्वीप मतलब महाद्वीप का ऐसा स्थान होता है, किसी भी महाद्वीप का ऐसा स्थान होता है जो कि भौगोलिक रूप से अलग और छोटा होता है। इसे ही उपमहाद्वीप कहते हैं। ये महाद्वीप का ही एक स्थान होता है, बट भौगोलिक रूप से क्या होगा? भौगोलिक रूप से छोटा होगा और अलग होगा। छोटा और अलग। हम यहाँ पर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करते चलेंगे। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में मतलब जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है, जो हमारा भारतवर्ष है, जिसे जो हमारे महाकाव्य है, जो हमारे पुराण हैं, उसमें भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के जो निवासी है, जो हमारे भारतवर्ष में निवास करते हैं, उन्हें भारतीय अर्थात भरत की संतान, भारत में रहते हैं तो इन्हें भरत की संतान और निवासियों को भारतीय कहा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमारा भारतवर्ष कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो हमारा भारतवर्ष के उत्तर में क्या है? हिमालय है, और दक्षिण में समुद्र तक ये फैला हुआ है, और जिसे किसके नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में जो समुद्र तक फैला है, उस उपमहाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। मतलब जो प्राचीन भारतीय हुआ करते थे वो हमारे देश को कौन सा द्वीप कहते थे? जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी, अब यहाँ आता है प्राचीन ईरानी, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो ईरानी होते हैं, जो कहाँ से आते हैं? ईरानी आते हैं ईरान से, और ईरान हमारे एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित है। तो जो ईरानी होते थे, जो प्राचीन ईरानी होते थे, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु नहीं कहते थे। सिंधु न कहकर क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। ईरानी जो थे वो सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया, मतलब पूरे जो पश्चिम देश है उसमें फैल गया, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। किस नदी के नाम से जाना जाने लगा? तो सिंधु नदी के नाम से जाना जाने लगा। फिर जो यूनानी आए, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है, और वहाँ के लोगों को यूनानी कहा जाता है। तो जो यूनानी आए इसे इंदे, और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, पर जैसे ही पहले इसे क्या कहा जाता था? हिंदू, इंदेश, सिंध। पर मध्यकाल जैसे ही आया तब हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है, और पहले जो हमारे यहाँ मुग़ल शासक हुआ करते थे उनकी मुख्य भाषा फारसी हुआ करती थी। तो ये शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, और जो यूनानी थे जो यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है यूनान, वहाँ के जो निवासी थे यूनानी भाषा के जो लोग थे वो इसे इंदे कहते थे। तो इसी इंदे के आधार पर
जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे वो इसे इंडिया कहने लगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनने जैसा है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। किसकी पर्वत श्रृंखला? तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला हमारे भारत देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो आपका आंसर होगा कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। हमारे देश के उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, डच, फारसी, ये सब हमारी इंडो यूरोपीय भाषाएं हो गई। और हमारे दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। दक्षिण मतलब जो हमारे साउथ इंडिया है वहाँ पे, और वहाँ की मुख्य द्रविड़ भाषा है तमिल है, जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है। कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर नोट दिया गया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। मतलब जो हमारे भारत देश की जनसंख्या का निर्माण 3 प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ है। तो यहाँ बताया गया है वो कौन कौन सी नस्लें हैं जिनसे हमारे भारत देश की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। ये नोट है, ये नहीं पूछा जाता है पर यह हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना आवश्यक है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हमारे भारत के जो मध्य प्रदेश की भीलों की प्रजातियों में इन्हें देख सकते हैं। और दक्षिण भारत में भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड नस्ल के लोग पाए जाते हैं। फिर है हमारा पैलियो ऑस्ट्रेलॉइड। तो पैलियो ऑस्ट्रेलॉइड की जातियाँ हैं वो अभी मुख्य रूप से हमारे मद्रास, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, नागपुर में पाए जाते हैं। वैसे ही हमारे निग्रोइड है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, सौराष्ट्र एवं गंगा के मैदान से लेकर बंगाल तक फैल गए हैं। फिर वहीं मंगलोइड हो गया, ये भारत के पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दक्षिण के तट पर निवास करती है। ये सब नस्लें हैं जो हमारे भारत देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। फिर है यहाँ पर भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए, मतलब जो हमारी हिस्ट्री है उससे पढ़ने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अब यहाँ पे जो नोट दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को। किसे जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस।